हेलो फ्रेंड्स, CGPSC लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात छत्तीसगढ़ को बनने के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसकी पूरी की पूरी डिटेल में हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट में आए, आज और कल के पार्ट में, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज से लगभग बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में, याद रखिएगा, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दक्षिण कौशल। रामायण काल की बात है, याद रखिएगा, उत्तरी वाला हिस्सा उत्तर कौशल, दक्षिणी वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिण कौशल। ये रामायण काल जब पढ़ेंगे उसमें अच्छे से देखेंगे। तथा साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कोसा की प्रचुरता के कारण छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में, आज भी वर्तमान में भी अधिक मात्रा में कोसा मिलती है छत्तीसगढ़ में। उस समय भी था, इसीलिए छत्तीसगढ़ को कोसल भी कहा जाता था, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल 17वीं शताब्दी तक कहा गया, याद रखिए। और छत्तीसगढ़ का एक और नाम क्या था? कोसल। तो छत्तीसगढ़ के 2 नाम, प्राचीन समय में दक्षिण कौशल और कोसा की प्रचुरता के कारण छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? कोसल भी कहा जाता था। ठीक, ये तो हो गई कोसल और दक्षिण कौशल। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो अभी आप वर्तमान नाम देख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा है, इसके लिए कई सारे कवियों ने हमारे इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ कहा था। तो कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कुछ कवियों की रचनाओं को देखते हैं जिसमें उन्होंने इस राज्य को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी। तो उसमें सबसे पहले आते हैं, याद रखिएगा, कुछ राजनांदगांव में एक रियासत थी जिसका नाम था खैरागढ़ रियासत। तो खैरागढ़ रियासत के राजा थे जिसका नाम था लक्ष्मीनिधि राय, और लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि थे जिनका नाम था दलराम राव। याद रखिएगा, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय और लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि थे दलराम राव। दलराम राव ने सबसे पहले हमारे इस राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन आए कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? दलराम राव ने। और छत्तीसगढ़ी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलेगा? ये मिलेगा दंतेवाड़ा शिलालेख में। दोनों अलग अलग है। अगर छत्तीसगढ़ी भाषा बोलेगा सर्वप्रथम तो दंतेवाड़ा शिलालेख में, और अगर छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया बोलेगा तो कौन? याद रखिएगा, दलराम राव। कौन थे? लक्ष्मीनिधि राय के चारण कवि, जो खैरागढ़ के रियासत के राजा थे। दूसरा याद रखिए, कब बोले थे? 1497 में, 15वीं शताब्दी में। दूसरा याद रखिएगा आप, 17वीं शताब्दी में, जिसमें गोपाल मिश्र, इनकी प्रसिद्ध कविता है जिनका नाम क्या है? खूब तमाशा। प्रसिद्ध रचना है जिसके नाम क्या है? खूब तमाशा। याद रखिए, ये कलचुरी राजशासक जिसका नाम था राजा राज सिंह, उनके समय के कवि थे जिनका नाम क्या था? गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र, याद रखिए, कलचुरी राजवंश, इनका शासन कहाँ था? रतनपुर वाले क्षेत्र में। और इसी रतनपुर वाले क्षेत्र में ही कवि कौन थे? गोपाल मिश्र। और गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में रतनपुर वाले क्षेत्र को क्या कहा है? छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी है। मतलब रतनपुर वाले क्षेत्र के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। किसने? खूब तमाशा में गोपाल मिश्र ने। और उसके अलावा 19वीं शताब्दी में 1896 में, याद रखिए, बाबू रेवाराम ने अपनी रचना विक्रम विलास में, नामक ग्रंथ में इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ का प्रयोग किया था, या बोल सकते हो इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी थी। ठीक, तो छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? याद रखिए, दलराम राव ने। छत्तीसगढ़ी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा? दंतेवाड़ा शिलालेख में। गोपाल मिश्र ने अपनी खूब तमाशा में रतनपुर नामक क्षेत्र को या रतनपुर राज्य को क्या कहा? छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी या छत्तीसगढ़ कहा। और याद रखिए, बाबू रेवाराम ने अपनी रचना विक्रम विलास नामक ग्रंथ में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गया छत्तीसगढ़ शब्द। अगर आप पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस राज्य के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किसने किया है। लेकिन उसके अलावा अभी आप देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार छत्तीसगढ़ का मैप आप देखते हैं, कुछ इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ है।
तो छत्तीसगढ़ वर्तमान में इस प्रकार है। तो कब कब ये हिस्सा छत्तीसगढ़ जो है वो मराठों के अधीन आया और कब कब ये हिस्सा जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन आया। तो याद रखिएगा इस समय लगभग 1000 ईस्वी के आसपास से बोल सकते हैं, लगभग पूरी की पूरी मध्यकाल इतिहास तक यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मध्य में, या बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन वाले क्षेत्र में, महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में इस तरफ कलचुरियों का शासन रहा है, कलचुरियों का शासन रहा है। और 1741 में यहाँ पर एक राजा आए थे, याद रखिएगा, जिनका नाम था रघुनाथ सिंह। याद रखिए इनका नाम क्या था, राजा रघुनाथ सिंह। ये काफ़ी क्या हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे, और इनके वृद्धा अवस्था के समय इनके पुत्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और अपने पुत्र की मृत्यु के कारण ये रघुनाथ सिंह जो है वो शोक में डूबे रहते हैं। इसका फ़ायदा नागपुर में रहने वाले, यहाँ पर नागपुर में रहने वाले भोसला शासन उठाते हैं, भोसला शासन। और भोसला शासन में सेना का एक सेनापति था और उस सेनापति का नाम था भास्कर पंत। याद रखिएगा भास्कर पंत। ठीक, भास्कर पंत कौन है, भोसला शासन के, याद रखिएगा भोसला शासन के सेनापति भास्कर पंत। इसने क्या किया, भास्कर पंत ने इनकी वृद्धा अवस्था और जो कि शोक में डूबे हुए थे, इसका फ़ायदा उठाकर 1741 में रतनपुर में आक्रमण करके रतनपुर वाले क्षेत्र को भोसला शासन में मिला लेते हैं। और 1750 ईस्वी के आसपास वो रायपुर, ये वाला क्षेत्र है, रायपुर में भी कलचुरियों की शाखा थी, रायपुर में भी हम आक्रमण करके ये वाले क्षेत्र को भी किस में मिला ले रहे हैं, अपने नागपुर के भोसला शासन में मिला रहे हैं। तो 1958 तक देखा जाए तो 1958 तक पूरा का पूरा लगभग प्रत्यक्ष रूप से पूरा छत्तीसगढ़ का मध्य वाला क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का मध्य वाला क्षेत्र जो है वो पूरा भोसला शासन के अधीन आ गया। तो समझ आया कि छत्तीसगढ़ का ये बीच वाला क्षेत्र अभी भोसला शासन के अधीन नहीं था, अभी ये कलचुरी ही यहाँ पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। लेकिन 1741 के बाद भास्कर पंत के आक्रमण के द्वारा ये क्या हो गया, रतनपुर का जो कलचुरी वंश है ये भोसला के अधीन आ गया। और आगे चलकर रायपुर के कलचुरी वंश के ऊपर भी आक्रमण करते हैं कौन, भोसला शासन। और उसके बाद भी रायपुर के कलचुरी वंश किसके अधीन आ जाते हैं, नागपुर के भोसला शासन के अधीन आ जाते हैं। ये तो हुआ कौन सा, आपके छत्तीसगढ़ के मध्य वाला भाग। लेकिन याद रखिएगा इसके नीचे है आपका इस प्रकार, ये है आपका बस्तर का वाला क्षेत्र है, जिसमें आप बताएंगे कुछ इस प्रकार है। बस्तर ये है आपका, ये है मध्य वाला क्षेत्र, यह है बस्तर, तो बस्तर वाला हिस्सा बनाया है। याद रखिए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में एक राजा रहते थे जिसका नाम है, इस राजवंश से जिसका नाम है काकतीय वंश या काकतीय राजवंश। इसके राजा हुआ करते थे जिसका नाम है अजमेर सिंह। नाम क्या था, अजमेर सिंह। अजमेर सिंह का एक भाई था, इनके एक भाई थे, इसके भाई का नाम था दरियादेव। नाम क्या था, दरियादेव। अजमेर सिंह, याद रखिए ये बनते हैं काकतीय वंश के राजा बनते हैं, शासक बनते हैं। और याद रखिए इसके भाई कौन थे, दरियादेव। तो राजगद्दी के लिए याद रखिएगा बनना कौन चाहते थे, दरियादेव। बन कौन गए, अजमेर सिंह। तो राजगद्दी के लिए दोनों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध में कौन पराजित हुआ, युद्ध में पराजित किसको होना पड़ा, दरियादेव को। ठीक, और जैसे ही दरियादेव पराजित हुआ, ये किसके पास चला गया, ये चला गया यहाँ पर जयजयपुर के शासक विक्रम देव के पास ही चला गया। ठीक, मदद मांगने विक्रम देव के पास चला गया। और विक्रम देव की सहायता से इसने भोसला शासन, याद रखिएगा भोसला मतलब मराठा और अंग्रेज, याद रखिए तीनों की मदद से, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल वीडियो आप बाद में पढ़ेंगे इतिहास में। तो दरियादेव ने क्या किया, विक्रमदेव जयजयपुर के शासक विक्रमदेव भोसला और अंग्रेजों के साथ मिलकर, याद रखिए भोसला शासन इनको क्या देते थे, सैन्य सहायता दिए थे। अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण करते हैं और अजमेर सिंह की हत्या करके लगभग पूरे की पूरी हलबा जनजाति को वहाँ पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अजमेर सिंह को सपोर्ट था पूरी की पूरी हलबा जनजातियों का। ठीक है, हलबा जनजातियों का। और इसीलिए ये जो
युद्ध हुआ था अजमेर सिंह वर्सेस विक्रमदेव, भोसला शासन, अंग्रेज प्लस दरियादेव, ये 4 एक साथ थे। और किसके विरुद्ध था? अजमेर सिंह। और अजमेर सिंह का सपोर्ट किनका था? हल्बा जनजातियों का सपोर्ट किसको था? अजमेर सिंह को था। इसलिए याद रखिएगा इस विद्रोह को हल्बा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर सिंह मारे गए और दरियादेव किससे जाकर संधि किए थे, किससे हाथ मिलाए थे? ये मिलाए थे जयजयपुर के शासन, जयजयपुर के राजा विक्रमदेव के साथ और भोसला वंश के साथ और अंग्रेजों के साथ। इसीलिए 1700, याद रखिएगा ये युद्ध हुआ था 1774 में। याद रखिए युद्ध कब हुआ था? 1774 में। और इस युद्ध का नाम क्या है? हल्बा विद्रोह। ठीक। लेकिन ये युद्ध लगभग 3-4 सालों तक चला था। ये सब कंप्लीट याद रखिए पूरा, ये चलते चलते याद रखिएगा लगभग ये 1778 में एक संधि हुई और इस संधि का नाम था कोटपाड़ संधि। किसके किसके बीच हुआ? याद रखिएगा दरियादेव वर्सेस दरियादेव प्लस किसके विरुद्ध हुआ? किसके साथ हुआ? ये हुआ जयजयपुर के शासक और उसके अलावा प्लस बोल सकते हैं आप मराठा या बोल सकते हैं भोसला, और उसके साथ अंग्रेज़ों के साथ एक कौन सी संधि हुई जिसका नाम क्या था? याद रखिए कोटपाड़ संधि। और इसी कोटपाड़ संधि में ही बस्तर जो अभी तक स्वतंत्र हुआ करता था वो बस्तर अब किसके अधीन आ गया? वो बस्तर अब भोसला के अधीन आ गया। डायरेक्ट रूप से नहीं तो अब यहाँ का राजा कौन बना? इसके बाद यहाँ का राजा बना दरियादेव। और दरियादेव प्रत्येक वर्ष भोसला राजवंश को क्या देना शुरू कर दिया? टकोली देना, टैक्स देना शुरू कर दिया। तो 1774 से याद रखिएगा 1778 से कोटपाड़ संधि से भोसला शासन के अधीन भी कौन आ गया? आपका बस्तर वाला क्षेत्र आ गया इनडायरेक्ट रूप से। मतलब ये वाला क्षेत्र, मध्य वाला क्षेत्र तो पहले से मिल चुका था, अब बस्तर का क्षेत्र भी किसके अधीन आ गया? मराठों के या भोसला के अधीन आ गया। समझ आ रहा है? ठीक। ये हो गया दक्षिण वाला क्षेत्र। जयजयपुर के साथ क्या हुआ, अंग्रेज के साथ क्या हुआ, ये बाद में देखेंगे। जयजयपुर के राजा को याद रखिएगा कोटपाड़ नामक क्षेत्र दे दिया गया और अंग्रेजों को ज़्यादा कुछ लाभ नहीं दिख रहा था बस्तर से, इसलिए उन्होंने इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक। ये याद रखिए कि पहली बात क्या याद रखना है, 1741 में जो मध्य वाला क्षेत्र है जिसमें रतनपुर रायपुर वाला क्षेत्र, रतनपुर वाला क्षेत्र याद रखिएगा वो मराठों के अधीन आ गया। और 1758 तक 1741 तक रतनपुर नामक क्षेत्र है वो बोल सकते हैं वो किसके अधीन आ गया? मराठों के अधीन आ गया, भोसला के अधीन। और 1758 तक याद रखिएगा रतनपुर का कलचुरी क्षेत्र है वो मराठों के अधीन आ गया। और 1778 के कोटपाड़ संधि के तहत बस्तर वाला क्षेत्र है वो भोसला के अधीन आ गया। ठीक है, याद रखिए मराठों के अधीन आ गया। ये है कुछ 3 डेट आपको याद रखना है। ठीक। ये था लगभग 1700 जो आपके राज्य को, छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्र को और दक्षिणी क्षेत्र को भोसला शासन के अधीन मिलाया गया, उसका डेट याद रखिए। ठीक। अगला आपको देखना है, याद रखिए ये तो हो गया पूरा कंप्लीट, आपको देखना था वो। उसके अलावा एक डेट आएगा 1853। ठीक है, 1853। इस समय यहाँ पर एक भारत के गवर्नर जनरल थे जिसका नाम क्या था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसकी एक नीति थी जिसका नाम था हड़प नीति। इसकी एक नीति का नाम क्या था? हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब ये है कि अगर किसी राजा का, अगर उसका खुद का संतान गोद लिया हुआ नहीं, अगर उसका खुद का संतान अगर नहीं है और ऐसी स्थिति में अगर उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में वो राज्य है वो ऑटोमेटिक ही इस नीति के तहत हड़प लिया जाएगा और अंग्रेज़ों के अधीन उस राज्य को मिला लिया जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब अगर कोई क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर राजा का शासन है और राजा का खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और अगर कोई उसका पुत्र नहीं है, उस स्थिति में इस हड़प नीति के तहत वो राज्य है, वो जो क्षेत्र है, वो स्वतः ही इस नीति के तहत किसके अंदर में आ जाएगा? याद रखिए अंग्रेज़ों के अंडर में आ जाएगा। ये था।
तो 1853-54 के आसपास की बात है। 54 में छत्तीसगढ़ में इस समय भोसला शासन का राज्य था, बीच वाले क्षेत्र में पूरा। तो इस समय रघुजी तृतीय थे। रघुजी तृतीय की कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी इनकी संतान नहीं थी। तो संतान नहीं थी तो 1854 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाने के बाद मैं आपको क्या बताया, ये नीति क्या थी, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और अगर उसका कुछ संतान नहीं है तो ये राज्य ऑटोमेटिक इसके हड़प नीति के तहत अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। तो जैसे ही रघुजी तृतीय की मृत्यु होती है, ये क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, वो ऑटोमेटिक ही इस क्षेत्र को किस में मिला लिया जाएगा, अंग्रेजी शासन के अधीन कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रघुजी तृतीय क्या थे, निसंतान थे, याद रखिएगा, मतलब इनकी कोई भी, याद रखिए, पुत्र नहीं थे। इसलिए इस क्षेत्र को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत छत्तीसगढ़ को ऑटोमेटिक ही स्वतः ही अंग्रेजी शासन में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। याद रखिए, ठीक है। 1854 वाली बात हो गई, 53-54। अब याद रखिए, इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ अभी। ठीक है। अब याद रखिए आप 1861, डेट पूरा याद रखिएगा, 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 को अंग्रेज़ों के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा मध्य प्रांत का क्या किया गया, गठन किया गया। याद रखिएगा, मध्य प्रांत एवं बरार नहीं है, केवल और केवल मध्य प्रांत है। बरार वाला हिस्सा जो है वो बाद में आएगा। अंग्रेजों के द्वारा किसका गठन किया गया, मध्य प्रांत एवं बरार का। और इस मध्य प्रांत का गठन किया गया, बरार बाद में आया। इस मध्य प्रांत में वर्तमान के 3 राज्य शामिल हैं। कौन कौन से? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है छत्तीसगढ़। तो अभी का जो आप छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश देख रहे हैं और महाराष्ट्र देख रहे हैं, ये तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया था, मध्य प्रांत बनाया गया था। ठीक है। और इनकी राजधानी बनाई गई थी, ये मध्य प्रांत की राजधानी थी, याद रखिए, नागपुर, महाराष्ट्र का नागपुर। ठीक, इसकी राजधानी क्या थी, कौन सी, नागपुर। और याद रखिए, मध्य प्रांत का गठन कब किया गया, बोला जाए तो मध्य प्रांत का गठन किया गया था 2 नवंबर 1861। और इस मध्य प्रांत में, जब इस मध्य प्रांत बोल सकते हैं एक राज्य है, प्रांत मतलब क्या होगा, राज्य होगा। तो इस मध्य प्रांत में कई जिलों का भी क्या किया गया, गठन किया गया। जब एक राज्य बनाया जाएगा तो एक जिलों का भी तो गठन किया जाएगा। तो उसमें छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, हमको मध्य प्रदेश और एमपी और महाराष्ट्र से लेना देना नहीं है, हमको मतलब है छत्तीसगढ़ से। तो इसके तहत छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए। छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनाए गए, 3 जिले। कौन कौन से 3 जिले थे छत्तीसगढ़ में? रायपुर, दूसरा है बिलासपुर और तीसरा है संबलपुर। याद रखिए, जो वर्तमान में संबलपुर कहाँ पर है, उड़ीसा में है, उड़ीसा को दे दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनाए गए? 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत में वर्तमान के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल है, याद रखिए, थे। और इस मध्य प्रांत में कई जिले भी गठित किए गए और इस कई जिलों में छत्तीसगढ़ में 3 जिले गठित किए गए, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर थे। उसके बाद 1862, याद रखिएगा, जिला बनने के बाद ही तो कोई क्षेत्र बनाया जाएगा, कोई क्षेत्र को संभाग बनाया जाएगा। तो इसी मध्य प्रांत में, याद रखिएगा, राज्य का गठन कब हो गया था, 61 में। लेकिन मध्य प्रांत में 1861 में 5 संभाग बनाए गए, याद रखिएगा। 1862 में इसी मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए, 5, जिसमें से महाराष्ट्र में कितने बनाए गए, 2, मध्य प्रदेश में कितने बनाए गए, 2, और इसमें छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को क्या बनाया गया, स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया। इसमें नहीं पढ़ना है कौन कौन से हैं, केवल याद रखिए कि मध्य प्रांत में कितने संभाग बनाए गए, 5 संभाग, कब, 1862 में। और छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग का दर्जा दिया गया। और इसका जो है मुख्यालय जो है, इस संभाग का मुख्यालय इसको रखा गया रायपुर को। याद रखिएगा,
जो छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग बनाया गया है उसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया है? रायपुर में। और इसी रायपुर में जब इसका संभाग का मुख्यालय है कहाँ? रायपुर में, तो इसके लिए कमिश्नर भी तो होगा, एक प्रशासनिक अधिकारी भी तो होगा। तो उसके लिए कमिश्नर की नियुक्ति की गई। उस कमिश्नर का नाम था चार्ल्स सी इलियट, याद रखिए, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1861 में मध्य प्रांत का गठन, 1862 में इस मध्य प्रांत में 5 संभाग, महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश में 2, छत्तीसगढ़ को स्वतंत्र संभाग बनाया गया। और इस स्वतंत्र संभाग जब बनाया गया छत्तीसगढ़ को, तो इसका मुख्यालय किसको रखा गया? रायपुर को। और इसी मुख्यालय के अंतर्गत जब रायपुर को रखा गया तो कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई। तो उस कमिश्नर कौन बनाया गया? चार्ल्स सी इलियट को बनाया गया, ठीक है। ये था 1861 से 1862, ठीक। चलिए अगला देखिए, वो आप धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की मांग आगे बढ़ती चली गई। और इसके तहत फिर एक समय ऐसा आया जब लॉर्ड कर्जन ने भाषाई आधार पर, अंग्रेजों के अनुसार भाषाई आधार पर बंगाल को विभाजित कर दिया, जिसको आप क्या बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1905 है कौन सा? बंगाल विभाजन। और इस बंगाल विभाजन में याद रखिए छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा कौन कौन से, देखिए ये क्षेत्र वर्तमान में, याद रखिए 1905 में बंगाल प्रांत हुआ करता था। 1905 में बंगाल प्रांत था। और इस बंगाल प्रांत में कौन कौन से वर्तमान के अभी के राज्य शामिल है? जिसमें है, पहला है याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वर्तमान भारत की बात कर रहा हूँ। प्लस अगर आपको लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं बांग्लादेश, उस समय बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा था। उसके अलावा था बिहार और तीसरा था उड़ीसा। ये सभी को मिलाकर 1905 में क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। और मध्य प्रांत में कौन कौन से राज्य शामिल थे? अभी पढ़े हैं, मध्य प्रांत में 3, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य शामिल थे वर्तमान के। तो छत्तीसगढ़ कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया था, ये छत्तीसगढ़, यहाँ पर क्या है? ये वाला क्षेत्र है उड़ीसा, ये वाला क्षेत्र क्या है? पूरा का पूरा उड़ीसा है। तो याद रखिए 1905 के बंगाल विभाजन के तहत बंगाल को, जो आप देखते हैं बंगाल वाला हिस्सा, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखिए उसके तहत क्या किया गया? बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और 1905 में जब बंगाल को 2 भागों में डिवाइड किया गया तो मध्य प्रांत का भी क्या हुआ? पुनर्गठन किया गया। मध्य प्रांत का भी क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन का मतलब है कि मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्र को किसको दे दिया गया? उड़ीसा को दे दिया गया, या उड़ीसा बोल सकते हैं या बंगाल प्रांत बोल सकते हैं। और उड़ीसा के कुछ स्थानों को मध्य प्रांत में मिला लिया गया। और मध्य प्रांत के कौन से क्षेत्र में मिलाया गया? मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में मिला लिया गया। समझ आ रहा है? तो जो आप वर्तमान में ये हिस्सा देखते हैं, ये पहले छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं था, सरगुजा वाला, ये तो बाद में बना। तो 1905 में जब मध्य प्रांत का, याद रखिएगा, जब मध्य प्रांत का पुनर्गठन किया गया तो उड़ीसा के 5, याद रखिए 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया। और छत्तीसगढ़ के 5 रियासतों को किसको दे दिया गया? उड़ीसा को दे दिया गया। तो उड़ीसा के कितने रियासत को छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया? 5। कौन कौन सा? पहला है कोरिया, दूसरा है चांग बखार, तीसरा है याद रखिएगा यहाँ पर सरगुजा, चौथा है उदयपुर और 5वां याद रखिएगा जशपुर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उड़ीसा के 1905 में उड़ीसा के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया, छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया 1905 में। किसके तहत? मध्य प्रांत के पुनर्गठन के तहत, ठीक है। मतलब मध्य प्रांत का पुनर्गठन कब हुआ बोला जाएगा? तो मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ है 1905 में। और छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के 5 रियासतों को किसको दे दिया गया? छत्तीसगढ़ को। और छत्तीसगढ़ के भी 5 रियासतों को
किसको दे दिया गया? उड़ीसा को दे दिया गया, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के भी 5 रियासतों को किसको दे दिया गया? उड़ीसा को दे दिया गया। और ये 5 रियासत कौन कौन से थे? पहला था पाटन, दूसरा है रायराखोल, तीसरा है कालाहांडी। पहला है पाटन, रायराखोल, कालाहांडी, बामरा या वामरा, ठीक। और पांचवा है, याद रखिएगा, पांचवा है सोनपुर, पांचवा है सोनपुर। तो उड़ीसा के 5 रियासत कौन कौन से? कोरिया, चांगबकार, सरगुजा, जशपुर और उदयपुर। इनको क्या कर लिया गया? इनको छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया। और छत्तीसगढ़ के 5 रियासत कौन कौन से हैं? पाटन, रायराखोल, कालाहांडी, वामरा और सोनपुर। इसको किसको दे दिया गया? इसको उड़ीसा को दे दिया गया। अब देखिए, ये हिस्सा इधर चला गया और उड़ीसा का ये हिस्सा इधर आ गया छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक मानचित्र बनकर तैयार कब हुआ अगर बोला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा, प्रशासनिक और राजनीतिक मानचित्र ये बनकर तैयार हुआ है 1905 में। क्योंकि अब इसको दे दिया गया और इसके क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया। तो क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक व राजनीतिक मानचित्र कब तैयार हुआ? तो याद रखिएगा 1905 में तैयार हुआ। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र या प्रशासनिक व राजनीतिक मानचित्र कब तैयार हुआ बोला जाए तो 1905 में। और 1905 में ही एक और क्या क्या हुआ बताइए? 1905 में पहला हुआ छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक और राजनीतिक मानचित्र तैयार हुआ। और छत्तीसगढ़ के 5 क्षेत्र को उड़ीसा को दे दिया गया, पाटन, रायराखोल, कालाहांडी, बामरा और सोनपुर। और उड़ीसा के 5 क्षेत्र को, रियासतों को, याद रखिएगा, ये सब क्या है? रियासत है। और उड़ीसा के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ में मिला लिया गया। कौन कौन से? कोरिया, सरगुजा, चांगबकार, जशपुर और याद रखिएगा उदयपुर। और इस समय 1905 तक छत्तीसगढ़ में, इसके बाद की बात करें जब इसको दे दिया गया और वापस ले लिया गया, तब छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, याद रखिएगा इसको भी। कितने रियासतें थी? 14। और इसी 1905 में ही क्या हुआ था? मध्य प्रांत का पुनर्गठन भी इसी समय हुआ। तो 1905 में कई सारी चीज़ें हैं याद रखने के लिए। पहला, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक व राजनीतिक मानचित्र कब तैयार हुआ? 1905 में। 1905 में छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी 1905 तक? जो 1948-47 तक, वही आज़ादी तक 14 ही रियासतें रही हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रांत का पुनर्गठन कब हुआ बोला जाए तो मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ था 1905 में। छत्तीसगढ़ के 5 रियासतों को उड़ीसा को दे दिया गया और उड़ीसा के 5 रियासतों को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया। इसीलिए तो कहा जा रहा है प्रशासनिक और राजनीतिक मानचित्र बनकर 1905 में तैयार हुआ। ठीक, ये याद रखिएगा ये डेट। उसके बाद आएगा 1918। आप लोग बार बार सुनते होंगे कि 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार किया गया। यही सुनते हैं, पांडुलिपि के द्वारा। आप बार बार क्या सुनते हैं? 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र पांडुलिपि के द्वारा खींचा गया, पांडुलिपि के माध्यम से खींचा गया। पांडुलिपि स्पष्ट मानचित्र किसके द्वारा? सुंदरलाल शर्मा। ये बार बार पढ़ते होंगे। पहली बात याद रखिए कि पांडुलिपि है क्या। मैं भी आपको क्या बता रहा हूँ कि पांडुलिपि है क्या। ठीक, तो याद रखिएगा पांडुलिपि वह दस्तावेज है जिसको आप अपने खुद किसी की सहायता लिए बगैर, किसी यांत्रिकी रूप का सहायता लिए बगैर आप अपने हाथों से अगर किसी चीज़ को लिखते हैं वो कहलाएगा पांडुलिपि। ठीक, नहीं समझ आया होगा तो समझिए।
पांडुलिपि का याद रखिएगा, इसका अंग्रेजी में अर्थ निकलता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोला जाएगा? मैन्युस्क्रिप्ट। और याद रखिएगा मेन्यू का मतलब होता है लैटिन भाषा में, मेन्यू का अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट। और मेन्यू का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? हाथ, और स्क्रिप्ट का अर्थ होता है लिखना। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो हाथों से लिखना ही क्या कहलाएगा? पांडुलिपि कहलाएगा। ठीक, तो कैसे लिखना? क्या उस समय कागज़ था? रहा भी होगा तो भी से अगर आप कागज़ में लिखते हैं तो वह पांडुलिपि नहीं कहलाएगा। तो फिर किस में लिखना पड़ेगा? तो याद रखिएगा आपको ताड़ के पेड़ के पत्ते में लिखना पड़ेगा, याद रख रहे हैं, या तो भुज के पेड़ की खाल होती है, ये अगर आप दोनों, याद रखिएगा पेड़ की खाल, अगर आप ये दोनों में अगर आप लिखते हैं, ताड़ के वृक्ष के पत्ते में, ताड़ के पत्ते में और भुज की खाल में अगर आप लिखावट कर रहे हैं, अगर अपने हाथों से लिख रहे हैं बिना किसी नकल के, तो वही चीज़ ही क्या कहलाएगा? पांडुलिपि कहलाएगा। कागज़ में लिखने की किसी भी मानचित्र को खींचने की कोई भी चीज़ याद रखना क्या? पांडुलिपि नहीं कहलाएगी। आपको लिखना किस में पड़ेगा? ताड़ के पत्ते में लिखना पड़ेगा या भुज के खाल में लिखना पड़ेगा। याद रखना भुज का पत्ता नहीं है, पत्ता किसका रहेगा? ताड़ का, और खाल किसका रहेगा? ये रहेगा भुज का। अगर आप इसी में लिखते हैं या अगर आप रेखा चित्र खींचते हैं कुछ भी, तभी ये पांडुलिपि कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कैसे पता, उन्होंने जब मानचित्र छत्तीसगढ़ का खींचा तो उनको कैसे पता चला कि कहाँ कहाँ पर लोकेशन वो दर्शाए हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ होना चाहिए? तो उन्होंने ये बताया कि मान लो ये वाला भारत है आपका, कुछ इस प्रकार, ये वाला क्षेत्र है, ये है छत्तीसगढ़, बड़ा बना रहा हूँ अभी, ये मान लो छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक, छत्तीसगढ़ के उत्तर में यहाँ पर आपको मिलेगा विंध्य पर्वत, ये वाला स्थान है नर्मदा, यहाँ पर मिलेगा विंध्य पर्वत, यहाँ है अमरकंटक से निकलती है इस प्रकार, ये वाली स्थान, ये नदी का नाम क्या है? नर्मदा। यहाँ से कौन सी नदी बह रही है इस प्रकार? उड़ीसा होते हुए, बस्तर होते हुए, कहाँ? इस नदी का नाम है इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी क्या है? इंद्रावती। और इसी गोदावरी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है, जो एमपी से निकलती है, इसका नाम है वेनगंगा। नाम क्या है? वेनगंगा। ये गोदावरी, इंद्रावती और यहाँ पर वेनगंगा। समझ आ रहा है? तो सुंदरलाल शर्मा जी ने ये कहा कि ऐसा क्षेत्र जो विंध्य पर्वत के, देखिए ऐसे क्षेत्र जो विंध्य पर्वत, जैसा विंध्य पर्वत जिसके उत्तर में है, ऐसा क्षेत्र जिसके उत्तर में विंध्य पर्वत है, पश्चिम में क्या है? नर्मदा है, दक्षिण में इंद्रावती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ऐसा क्षेत्र जिसके उत्तर में विंध्य पर्वत, जिसके जो क्षेत्र नर्मदा तथा इंद्रावती या नर्मदा तथा गोदावरी के बीच में स्थित है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा क्षेत्र जिसके उत्तर में विंध्य पर्वत तथा बीच में नर्मदा तथा इंद्रावती के बीच में स्थित है, तथा ऐसा क्षेत्र जिसके पश्चिम में वेनगंगा बहती है। ऐसा क्षेत्र जिसके उत्तर में विंध्य पर्वत, ऐसा क्षेत्र जिस तथा नर्मदा तथा इंद्रावती के बीच वाला क्षेत्र, तथा ऐसा क्षेत्र जिसके पश्चिम में, ये वाला क्षेत्र पश्चिम होगा, वेनगंगा नदी बहती है, तथा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर महिलाओं का एक विशेष प्रकार का वस्त्र होगा। ठीक है, तथा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर अधिक मात्रा में धान की खेती की जाती है, तथा महिलाओं का क्या होगा? एक विशेष वस्त्र होगा, एक विशेष वस्त्र होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा क्षेत्र जहाँ जो विंध्य, जिसके ऊपर में विंध्य पर्वत,
तथा नर्मदा और इंद्रावती के मध्य हो, तथा इसके पश्चिम में वेनगंगा हो, तथा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर महिलाओं की विशेष वेशभूषा है और जहाँ पर धान की खेती अधिक होती है, ऐसे क्षेत्रों को सुंदरलाल शर्मा ने ऐसे क्षेत्रों को क्या किसकी संज्ञा दी है? छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी है। और ऐसी ही रेखा चित्र उन्होंने पांडुलिपि के माध्यम से अपने हाथों के माध्यम से ड्रॉ किया, याद रखिएगा। और उन्होंने यही संकल्पना की, उत्तर वाला, ये पश्चिम वाला क्षेत्र, बीच वाला क्षेत्र जहाँ धान की खेती अधिक होगी, जहाँ पर महिलाएं की विशेष वस्त्र धारण करती होंगी, ऐसा क्षेत्र, ऐसा भूभाग कहलाएगा छत्तीसगढ़। और इसीलिए उन्होंने इसके लिए किसका यूज़ किया? पांडुलिपि का यूज़ किया। तो पांडुलिपि कुछ नहीं है, पांडुलिपि है हाथों से लिखना, बिना किसी नकल किए हाथों से लिखना। लेकिन कागज़ में लिखावट को अगर आप पांडुलिपि नहीं बोलेंगे, उसके लिए आपको ताड़ का, याद रखिएगा, ताड़ के पत्ते या भूज के आपको खाल का यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ क्या कहलाएगा? वो आपको कहलाएगा, वे पांडुलिपि कहलाएगा। याद रखें। तो याद रखिएगा 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने सर्वप्रथम क्या किया था? एक पांडुलिपि के द्वारा छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र खींचा था। इसीलिए सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाएगा? छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार भी कहा जाएगा। याद रखिएगा, संकल्पकार बोल सकते हो। तो छत्तीसगढ़ का अगर क्वेश्चन आया कि छत्तीसगढ़ का संकल्पकार, ये बोल सकते हो कौन है छत्तीसगढ़ का, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ या पांडुलिपि के द्वारा सबसे पहले किसने छत्तीसगढ़ मानचित्र तैयार किया? तो किसने किया था? सुंदरलाल शर्मा ने किया था। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला देखिए। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा है सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, इसीलिए अब आगे देखें। आगे है 1924। 1924 में याद रखिएगा रायपुर जिला परिषद के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ मतलब उस समय मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत का ही हिस्सा था मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी। तो हम अलग से छत्तीसगढ़ की मांग कर रहे थे, ना कि मध्य प्रदेश की। हमको मध्य प्रांत से अलग करके अलग से छत्तीसगढ़ चाहिए था। तो इसी के लिए रायपुर के जिला परिषद के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया गया? एक संकल्प पारित किया गया। कुछ नहीं हुआ इसका आगे, याद रखिएगा संकल्प पारित। ठीक, विधेयक और संकल्प में अंतर है, वो बाद में जब पढ़ेंगे उसमें देखेंगे संकल्प क्या है। इतना याद रखिए, अगर किसी चीज़ को पास कराना ही है तो उसके लिए संकल्प आता है, याद रखिए, ना कि विधेयक। इतना आप याद रखिए। 1924, 1936 आइए आप। इसके बाद 1936 में अब थोड़ा समझिएगा इसमें क्या है। देखिए 1903, मैं थोड़ा पीछे आ रहा हूँ। 1903 में ये वाला क्षेत्र कौन सा था? पूरा का पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, ये वाला क्षेत्र कहलाता था मध्य प्रांत। और यहाँ पर था आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र। ये वाला पूरा क्षेत्र क्या था? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश में एक स्थान था जिसका नाम था बरार। आंध्र प्रदेश में एक क्षेत्र था जिसका नाम क्या था? बरार। तो 1903 में क्या किया गया? बरार नामक क्षेत्र को, बरार कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये अभी भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 1903 में बरार का, ये जो बरार है, बरार नामक क्षेत्र है, याद रखिएगा, इसका प्रशासन, बरार नामक क्षेत्र का प्रशासन दे दिया गया मध्य प्रांत को। इसको दे दिया गया, मध्य प्रांत को दे दिया गया। मैं समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 1903 में बरार नामक क्षेत्र का प्रशासन किसको दे दिया गया? मध्य प्रांत को दे दिया गया। 1903 में याद रखिएगा, अभी भी ये क्षेत्र किसके अंदर में है? आंध्र प्रदेश में आ रहा है। अभी भी ये छत्तीसगढ़ या मध्य प्रांत का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका प्रशासन किसको दे दिया गया? मध्य प्रांत। मतलब मध्य प्रांत का मतलब बरार वाला क्षेत्र रहेगा तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका प्रशासन कौन देखेगा? ये देखेगा मध्य प्रांत। तो ये सब देखते हुए 1936 में ये निर्णय लिया गया
कि चूँकि ये क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, लेकिन इसका प्रशासन कौन देख रहा है, ये देख रहा है अपना मध्य प्रांत। तो क्यों ना बरार वाले क्षेत्र को मध्य प्रांत में ही मिला दिया जाए। तो 1936 में बरार नामक क्षेत्र को कहाँ पर, मध्य प्रांत में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। और इसी के बाद से ही इस प्रांत का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नाम जो है बदल गया और हो गया मध्य प्रांत एवं बरार। याद रखिएगा। तो मध्य प्रांत एवं बरार नाम कब पड़ा, 1936 में। इससे पहले नाम क्या था, मध्य प्रांत था। समझ आ रहा है। मध्य प्रांत एवं बरार कब पड़ा, 1936 में। मध्य प्रांत कब था, 1936 से पहले। नाम क्यों पड़ा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा था बरार, उसको हमने 1936 में अपने में मिला लिया और नाम क्या रख लिया, मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक। अगला डेट याद रखिएगा, 1939, 1939। इस समय याद रखिएगा जबलपुर का एक क्षेत्र है जिसका नाम है त्रिपुरी, मध्य प्रदेश वाला। तो त्रिपुरी में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जो प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में होता है, उस समय भी होता था। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ किसका, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। इस त्रिपुरी अधिवेशन में शामिल होने कौन गए थे, छत्तीसगढ़ से सुंदरलाल शर्मा। ये कहाँ गए थे, त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर हो रहा था, याद रखिएगा त्रिपुरी में ही हो रहा था, मध्य प्रदेश के। ये अधिवेशन क्या है, कांग्रेसियों का, याद रख, कांग्रेस जितने भी सदस्य हैं उनका साल में एक बार बैठक होती थी जिसको कहा जाता था अधिवेशन। कहाँ, किसी भी जगह पे हो सकता था, लेकिन इस समय 1939 में कहाँ हुआ था, त्रिपुरी में। तो छत्तीसगढ़ से कौन शामिल होने गए थे, छत्तीसगढ़ से शामिल होने गए थे सुंदरलाल शर्मा जी। और इसीलिए सुंदरलाल शर्मा ने 1939 में पहली बार किसी अधिवेशन में, बोल सकते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की क्या की, मांग की। समझ आ रहा है। 1939 में पहली बार, याद रखिएगा, किसने, सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के किसी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की मांग की। ठीक। ये था आज का वीडियो जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने से पहले ये पहला पार्ट है। आपको अगली वीडियो कल मिल जाएगी जिसके तहत हम दूसरा पार्ट 2 कवर करेंगे। 2 वीडियो में ये जितने भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको कवर किया जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसको बता देंगे। और रही बात परसों की वीडियो की, जिसमें तीसरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैं आपको बताया था कि भूअवस्थित जिले में मैं बताया था कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है कोरबा बताया था। कोरबा को हटा लीजिएगा, वो है सरगुजा। जब ये सरगुजा खुद भूअवस्थित है और सामान्य रूप से अगर देखा जाए सबसे बड़ा जिला कौन है, सरगुजा ही है। तो भूअवस्थित भी कौन होगा, सरगुजा होगा। और सबसे छोटा तो लिखवा दिया था आपको, दुर्ग होगा भूअवस्थित में। ठीक है। तो कोरबा के स्थान पर क्या लगा लीजिएगा, सरगुजा लगा लीजिएगा। बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और डेली करंट अफेयर के लिए, क्विज कंपटीशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।